प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी होम लोन योजना जिसके तहत अगर हम एक हाउसिंग लोन अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक में जाकर, तो उस हाउसिंग लोन की जितनी भी इंटरेस्ट अमाउंट होती है उस इंटरेस्ट अमाउंट में गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड करता है। सब्सिडी का मतलब है जब भी हम कोई भी हाउसिंग लोन को बैंक से लेते हैं तो उस हाउसिंग लोन के अगेंस्ट में बैंक हमसे इंटरेस्ट के तौर पर कुछ चार्ज करती है, और वो जो भी इंटरेस्ट बैंक हमसे चार्ज करती है उसका 1% गवर्नमेंट पे करता है हमारे तरफ से बैंक को, और उसी पोर्शन को कहा जाता है सब्सिडी। तो जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी अगर हम एक हाउसिंग लोन अप्लाई करते हैं बैंक में तो गवर्नमेंट हमारे तरफ से बैंक को सब्सिडी प्रोवाइड करती है हमारे हाउसिंग लोन के अगेंस्ट में। आज की वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्या है ये प्रधानमंत्री आवास योजना, कैसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है प्रधानमंत्री आवास योजना को अवेल करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेने के बाद हमें गवर्नमेंट किस बेसिस पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। इस योजना को लॉन्च करने के पीछे का मकसद यही था कि साल 2022 तक सभी के पास अपना एक मकान हो। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको भी कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू इनकम। मतलब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको हम 3 कैटेगरी में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप। और ये जो 3 कैटेगरी है इसको भाग किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS, लोअर इनकम सेक्शन यानी कि LIG और मिडिल इनकम ग्रुप यानी कि MIG। और मिडिल इनकम ग्रुप को भी 2 सेक्शन में भाग किया गया है। अब ये इनकम ग्रुप को भाग किया गया है, ये किस बेसिस पर भाग किया गया है ये मैं वीडियो के आगे में आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी आखिर क्यों ये जो इनकम ग्रुप है इसे भाग किया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है, पहले तो हमें एक भारतीय नागरिक होना पड़ेगा और हमारी उम्र होनी पड़ेगी 21 से 55 साल के बीच। मतलब अगर हमारी जो एज है वो 21 साल से नीचे है तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर हमारी उम्र 55 साल से ऊपर है तब भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी जो एलिजिबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही लोन अमाउंट को डिसाइड किया जाता है। तीसरी जो एलिजिबिलिटी है वो है ये है कि हमारे पास कोई भी एक पक्का घर नहीं होना चाहिए पहले से। अगर हमारे पास एक पक्का मकान है हमारे नाम पर तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना को अवेल नहीं कर सकते। और जो उसके बाद चौथी जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को अवेल करने से पहले हमारे पास कोई भी एक ऐसी लोन नहीं होनी चाहिए जिसपे से कि हमें पहले से ही गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है। मतलब गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन हमारे पास पहले से नहीं होनी चाहिए। और जो 5वीं जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेने के लिए हमारे पास एक आधार कार्ड होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेने के लिए जो हमारे घर की मुखिया है वो महिला होनी चाहिए। ये जो एलिजिबिलिटी है महिला वाली एलिजिबिलिटी, ये भी सिर्फ एक ही इनकम सेक्शन ग्रुप के लिए रखा गया है जो मैं वीडियो के आगे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रधानमंत्री आवास योजना को लेने के लिए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेने के लिए हमारे पास सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मेरे पास आधार कार्ड भी है, मैंने पहले से कोई भी अवेल नहीं किया हुआ है लोन, और मेरे पास पक्का मकान भी नहीं है, और मेरी जो इनकम ग्रुप है वो इनकम ग्रुप भी मैं गिरता हूँ इन्हीं 3 ही इनकम ग्रुप के तहत। तो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को कैसे अवेल कर सकता हूँ। अब जो मैं वीडियो के पहले में आपको बताया था, आगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेने के लिए 3 भाग में भाग किया गया है इनकम ग्रुप को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। अब एक एक करके जान लेते हैं आखिर ये जो 3 भाग किए गए हैं इनकम सेक्शन को, ये 3 भाग में कैसे कैसे हम लोन को अवेल कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको जानने में इसके आसानी हो।
सबसे पहला जो इनकम ग्रुप कैटेगराइज किया गया है उसका नाम दिया गया है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप। यहाँ जो मैक्सिमम हाउस होल्ड इनकम रखा गया है वो सालाना रखा गया है 6 लाख रुपए। मतलब अगर हमारी हाउस होल्ड इनकम 6 लाख रुपए पर ईयर से कम है तो हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम स्क्वायर फीट जिसके तहत हमें घर के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं वो रखा गया है 646 स्क्वायर फीट, और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है उसे रखा गया है 6 लाख रुपए। मतलब 6 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप के तहत आते हैं। तो ये जो 6 लाख रुपए हम अप्लाई करेंगे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये जो पूरी की पूरी अमाउंट हम अप्लाई कर सकते हैं एक नए घर के लिए, या फिर एक जो पुराना हमारा एक कच्चा घर है उसे हम पक्का करना चाहते हैं तब भी हम 6 लाख रुपए तक लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है लोन के लिए, इस पर रखा गया है 6.5% सब्सिडी जो हमें मिलेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने एक लोन अप्लाई किया किसी भी बैंक में जाकर और उस होम लोन के अगेंस्ट में बैंक हमसे 9.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप के तहत लोन अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट हमें 9.50% में से 6.50% की इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगा हमारे तरफ से, मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। तो इस पर अगर हम कैलकुलेट कर ले तो करीब करीब 2.67 लाख तक हम इंटरेस्ट अमाउंट बचा सकते हैं अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप के तहत एक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की लोन को अप्लाई करते हैं। यहाँ लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अगर हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप के तहत एक नए हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो नए हाउसिंग लोन के लिए लोन अप्लाई कर पाएगा हमारे घर की वो महिला जो हमारे घर की मुखिया हो। मतलब अगर हमारे घर की मुखिया महिला है तभी हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तहत एक नए घर के लिए PM आवास योजना के तहत लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा, EWS इनकम ग्रुप के लिए लोन अप्लाई करने के लिए घर की मुखिया महिला होना अनिवार्य है, और जो महिला इस लोन को अप्लाई करेगी उनका पास एक आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ये थी पहली क्लास ऑफ इनकम ग्रुप की बातें। अब चलिए बातें कर लेते हैं दूसरी क्लास की। दूसरी क्लास को कैटेगराइज किया है मिडिल इनकम ग्रुप, और मिडिल इनकम ग्रुप को भी 2 सेक्शन में भाग किया गया है, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2। एक एक करके चलिए जान लेते हैं आखिर के कितने अमाउंट तक हम लोन अप्लाई कर सकते हैं और कितनी % तक हमें सब्सिडी मिल जाएगी अगर हम मिडिल इनकम ग्रुप 1 में गिरते हैं या फिर मिडिल इनकम ग्रुप 2 में गिरते हैं। तो मिडिल इनकम ग्रुप 1 में वही लोग गिरते हैं जिनकी सालाना हाउस होल्ड इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में है। मतलब जिनकी इनकम 12 लाख से नीचे है और 6 लाख से ऊपर है वही लोग मिडिल इनकम ग्रुप में गिरते हैं। मिडिल इनकम ग्रुप 1 में जो मैक्सिमम हम हाउसिंग लोन अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब जितनी स्क्वायर फीट में हम मैक्सिमम घर बना सकते हैं वो है 1722 स्क्वायर फीट। मतलब हमारी जो नई घर होगी वो 1722 स्क्वायर फीट के तहत ही बनना अनिवार्य है। और जो लोन अमाउंट है वो हम मैक्सिमम 9 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो नया घर बनाने के लिए हो या फिर जो पुरानी हमारी कच्ची घर थी उसे पक्का करने के लिए हो। यहाँ जो सब्सिडी अमाउंट हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वो प्रोवाइड करेगी हमारी इंटरेस्ट में से 4%। मतलब अगर गवर्नमेंट बैंक हमसे 9.50% इंटरेस्ट रेट ले रही है तो उन 9.50% में से 4% की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट पे करेगी हमारी तरफ से बैंक को। तो यहाँ पर जो सब्सिडाइज अमाउंट है वो 4%। लेकिन जैसे कि EWS में एक कंडीशन थी कि जो घर की मुखिया अगर महिला हो तभी वो अप्लाई कर सकते हैं नए घर के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अगर वो मिडिल इनकम ग्रुप 1 में गिरते हैं। तो मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी में उन्हीं लोगों को रखा गया है जिनकी हाउस होल्ड इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच सालाना है। मतलब एक साल में अगर कोई 12 से 18 लाख के बीच कमा रहा है तभी वो मिडिल इनकम ग्रुप 2 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नई होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम कारपेट एरिया रखा गया है घर बनाने के लिए वो रखा गया है 2153 यानी कि 2153 स्क्वायर फीट के तहत ही हम घर बना पाएंगे, एक नया घर बना पाएंगे या फिर एक पुराने घर को फिर से हम कंस्ट्रक्ट करके एक पक्का मकान बना सकेंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है मिडिल इनकम ग्रुप की वो 2 की वो है 12 लाख रुपए, और
जो मैक्सिमम सब्सिडाइज परसेंटेज है जो गवर्नमेंट हमें पे करेगी बैंक को हमारी तरफ से, वो है 4%। मतलब जैसे कि मिडिल इनकम ग्रुप में 1 में था 4%, यहाँ पर भी मिडिल इनकम ग्रुप 2 में 4% रखा गया है। तो इस तरह से 3 इनकम ग्रुप को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एनुअल इनकम, और जिनकी इनकम जितनी है वो उसी कैटेगरी में आकर अपने हिसाब से हाउसिंग लोन को अप्लाई कर सकता है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तो थी प्रधानमंत्री आवास योजना की सारी एलिजिबिलिटी के बारे में। अब चलिए बातें कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना को अप्लाई कर सकते हैं बैंक में जाकर हम सिंपली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है लोन सेक्शन में जाएंगे और वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, और वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उन सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद बैंक प्रोसेस करेगा लोन को, और प्रोसेस करने के बाद बैंक हमें लोन दे देगा। ये तो थी सिंपल प्रोसीड्योर ऑफलाइन। हम प्रधानमंत्री आवास योजना को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली PMAYMIS.gov.in में जाना है और वहाँ पर हमें जाकर अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है। इसके बारे में अगर आपको एक विस्तृत इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से हम प्रधानमंत्री आवास योजना को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको ऑनलाइन नॉलेज है, अगर आप ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप सिंपली प्रधानमंत्री आवास योजना की मतलब PMAYMIS.gov.in में जाके अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना को ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है तो आप बैंक में जाइए, बैंक में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने लोन को अप्लाई कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है बैंक के अधिकारी आपको पूरी सपोर्ट देगा। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। आशा है इस वीडियो से आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, और अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट रह गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को वहां लिखिए। मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।